नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सत्ता की सुप्रीम जंग पर नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के पायलट गुट के 19 विधायकों को नोटिस के मामले में आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि पिछली सुनवाई में यह तय किया गया था कि फैसला आज सुनाया जाएगा, लेकिन अब इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट गुट ने हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी पेश कर दी है। ऐसे में संभव है कि हाईकोर्ट आज केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी पर सुनवाई करे और मामले पर कोई फैसला ना सुनाए। आपको बताते चले कि पायलट गुट ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्पीकर के व्हिप उल्लंघन के नोटिस की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की हुई है। अगर आज हाईकोर्ट का फैसला आ भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये फैसला अमल में नहीं लाया जा सकेगा और ये एसएलपी के अधीन रहेगा, यानी इस पर अमल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पंकज जोशी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। एके जैन वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे संवाददाता ललित वर्मा जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आज सबकी नजरें हाईकोर्ट की जो सुनवाई है, फैसला है, उस पर बनी हुई है, लेकिन उम्मीद आज कम जताई जा रही है। क्या कोई अपडेट जयपुर से आपको मिल पा रहा है ललित? जी बिल्कुल लवीना, आज 10:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है और जो फैसला है उस पर उम्मीद कम नजर आ रही है। मेरे सहयोगी महेश पारीक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। महेश जी, जब मंगलवार को सुनवाई हुई थी तब ये कहा गया था कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज अब केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दाखिल हो, क्या कुछ रह सकता है कोर्ट में? देखिए, पिछली सुनवाई को कोर्ट ने आज तक सुनवाई टाली थी और ऑर्डर फॉर सुनवाई टाली थी एप्रोप्रिएट ऑर्डर के लिए। साथ ही जो केंद्र सरकार का प्रार्थना पत्र पेश हो गया, तो निश्चित रूप से आज अगर प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तो कम से कम सोमवार तक इसमें तारीख हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार के वकील को अपना जवाब पेश करना होगा। तो माना जा सकता है कि आज 90% संभावना है कि कोई फैसला नहीं आएगा। महेश जी, अगर पूरा दिन है, अगर केंद्र सरकार की ओर से जवाब तैयार कर लिया गया और कोर्ट में पेश कर दिया गया और बहस हो जाए, तो ऐसे में क्या संभावना है कि फैसला आ जाए? देखिए, ये मुद्दा जो है इतना बड़ा मुद्दा है, संवैधानिक जो है प्रावधान उसको चुनौती दी गई है, तो कम से कम 2 से 3 दिन का समय तो जवाब पेश करने के लिए लगता है, क्योंकि कोई छोटा मोटा मामला है नहीं। केंद्र सरकार के वकील हैं, वो भी आएंगे, उनको पहले नोटिस जारी होंगे, फिर वो पेश होंगे। उनकी ओर से कम 3 दिन का समय मांगा जाएगा, क्योंकि रिप्लाई को ये नहीं कि कोई 1 पेज का रिप्लाई पेश करना होता है, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। दूसरे कई सारे केस लॉज हैं वो लिखने पड़ते हैं उसमें, तो निश्चित रूप से इस आज तो संभावना काफी कम नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि यदि हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाएगा तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्णय के अधीन रहेगा। तो ऐसे में क्या यदि हाईकोर्ट कोई फैसला कर लेता है तो वो जजमेंट लिखाएगा या सीधा सुप्रीम कोर्ट के ही अधीन किया जाएगा उसको? देखिए, कोर्ट अपना आदेश लिख देगा और उसके बाद जो भी वो अपने आदेश देता है, वो चाहे वो किसी पक्ष का हो, वो यहाँ प्रोनाउंसमेंट हो जाएगा और जो भी उसका आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला तय है उसमें जो आदेश आएगा उसके अधीन रहेगा। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ के आदेश के विरुद्ध अपना आदेश देता है तो वो प्रिवेल करेगा। कल मेंशनिंग करा दी गई है, जो प्रार्थना पत्र था उसकी मेंशनिंग हो गई है, तो आज क्या सबसे पहले उसी पे सुनवाई होगी? और देखिए, निश्चित रूप से आज जो प्रार्थना पत्र उसी पे सुनवाई होगी, क्योंकि सभी पक्षों की बहस है वो तो पहले ही पूरी हो चुकी है। आप केवल जो है केंद्र सरकार का प्रार्थना पत्र है उस पर ही सुनवाई बाकी है, तो आज उस पर सुनवाई हो जाएगी और उसमें दोनों पक्षों की ओर से क्या एक पक्ष विरोध करता है नहीं करता है। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट मानता है कि पक्षकार बनाना जरूरी है, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील हैं उनको नोटिस जारी हो जाएंगे और यहाँ पे हाईकोर्ट में पेश हो कोर्ट आ चुके हैं वो, तो पूरी संभावना है कि उनको कोर्ट बुला के उसी टाइम जो है नोटिस सर्व हो जाए। केंद्र सरकार की ओर से कौन पैरवी कर सकता है इस मामले में? देखिए, केंद्र सरकार की ओर से जो यहाँ पे सबसे बड़े वकील हैं केंद्र सरकार के, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है आर.डी. रस्तोगी जी, वो उसमें पेश हो सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा हाईकोर्ट में सबसे बड़े वकील वही हैं जो केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं। लवीना, हाईकोर्ट में आज केंद्र सरकार का पक्ष रखा जाएगा और संभावना ये जताई जा रही है कि केंद्र सरकार के प्रार्थना पत्र पर 3 दिन का समय मांगा जा सकता है। जी लवीना। ठीक है ललित, लौटूंगी आपके पास, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। सत्येंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले एके जैन वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, जो पूरी सियासी घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है, हाईकोर्ट में मामला जाता है, उसके बाद ये सामने आता है कि एसएलपी विधानसभा स्पीकर की ओर से दाखिल की जाती है। आप कानूनी तौर पर अगर इसको समझने की कोशिश करें तो क्या ये पूरा मामला इसी तरीके से चलना चाहिए था? क्या यही इसका प्रोसेस था या फिर आपकी जानकारी से कोई चूक भी नजर आई है सामने? देखिए, सबसे पहले तो जो स्पीकर ने एसएलपी सुप्रीम कोर्ट पे फाइल की उसका
प्रैक्टिकली इफेक्ट ये हुआ कि जो बिंदु राजस्थान हाईकोर्ट के सामने उठे हुए थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जब प्रश्न ये आ गया है कि न्यायपालिका की क्या सीमा है और स्पीकर की क्या सीमा है, तो इस पर लंबी सुनवाई की जरूरत है और हम उसके बाद आदेश पारित करेंगे। इसलिए उसने सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख रखी। और साथ ही जब राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रोसीडिंग्स को रोकने की प्रार्थना की गई तब उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि उच्च न्यायालय अपना आदेश जो भी पारित करना वो कर सकते हैं, परंतु इसका जो भी प्रभाव होगा वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन होगा। परिस्थिति में आज की स्थिति ये है कि उच्च न्यायालय कोई भी आदेश पारित करता है तो उसमें फिर दूसरा प्रश्न ये पैदा होगा कि क्या ये आदेश प्रभावशाली है या प्रभावशाली नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट स्टे नहीं किया कि जो भी ऑर्डर पास होगा वो इनइफेक्टिव रहेगा। उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट रहेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा। ये बात अगर नहीं भी लिखी जाती तब भी कोई भी मामला यदि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो कोई दूसरा आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रहता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय उनका पारित आदेश पूरे देश में कानून के समान लागू किया जाता है। तो ये पर कुल मिलाकर स्थितियां ये है कि एक पॉलिटिकल लड़ाई एक कोर्ट ड्रामा में परिवर्तित हो गई है। अदालत ने भी बिल्कुल नए, कम से कम राजस्थान के हिसाब से नए मापदंड इस मामले में अपनाए हैं। जैसे एक ही दिन में 2-2 बार बेंच बनना, अभी ये तय नहीं हो गया कि मैटर एडमिट हुआ या नहीं हुआ, कभी स्पीकर से रिक्वेस्ट करना, कभी डायरेक्शन दे देना और बाकी सारे मामलों की सुनवाई रोककर इन्हीं मामलों की सुनवाई करते रहना। अब आज भी खंडपीठ में सिर्फ 2 मामले लगे हुए हैं, एक सप्लीमेंट्री में लगा हुआ, उसकी सुनवाई के बाद दूसरा मामला ये लगा हुआ है जिसमें सुनवाई की जाएगी और उस खंडपीठ उठ जाएगी। तो अगर नॉर्मल प्रक्रिया ये है कि अगर शुरुआत की सुनवाई में ही ये दोनों मामले तय हो जाते हैं कि अन्यथा क्योंकि उसके बाद बेंच ही नहीं है तो फिर मुख्य न्यायाधीश दोबारा बेंच बनाएंगे डीबी को, तो इसका मतलब फिर मामला आगे जाएगा। आज शुरू में होना है, शुरू के 1 घंटे में जो कुछ होना है वो हो जाना चाहिए। बिल्कुल, और सबकी नजरें उस पर ही बनी हुई है। सत्येंद्र भारद्वाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो सियासी घमासान राजस्थान में चल रहा है, जनता भी बहुत ज्यादा सफर कर रही है, कांग्रेस की आगे की क्या कुछ तैयारी है? राज्यपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है, क्या विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा? कांग्रेस की ओर से क्या तैयारी जिससे जनता को भी राहत मिल सके, चूंकि विधायक भी बाड़ेबंदी में है? भारद्वाज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि समय आएगा जो विधानसभा का सत्र भी बुलाया जाएगा और समय के ऊपर विधायक दल की मीटिंग जो रखी गई है और विधायक दलों का जो मतदान है वो भी सदन में करवाया जाएगा। और सदन के साथ साथ में जो सारे कांग्रेस के विधायक और जो हमारे सहयोगी लोग हैं वो हमें सहयोग करेंगे, हमारे पक्ष में मतदान करेंगे और सरकार राजस्थान के अंदर जो जनता ने 5 साल का हमें मैंडेट दिया है उसमें 5 साल पे अपना काम करेगी, जनता के विकास के लिए काम करेगी, गरीब और के लिए काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये क्षणिक एक संकट आया हुआ है, इस संकट को जल्दी मेरे समझ से उसका घटनाक्रम का पार्टिसिपेट हो जाएगा और राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार है माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस तरह लोक कल्याणकारी कार्य करती रही है आगे भी निरंतर करती रहेगी। बिल्कुल। पंकज जोशी जी, आपके पास अगर मैं आना चाहूं, देखिए आरोप प्रत्यारोप की बात तो मैं नहीं करूंगी क्योंकि राजनीति में बहुत जायज है, लेकिन ये बड़ी जानकारी बार बार सामने आ रही है और यही बार बार कहा जा रहा है कि जो छापेमारी की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का रोल है। इस पर आपकी पार्टी क्या स्टैंड रखती है और कैसे पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है, चूंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि हम पैनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, मैं बहुत सीधी से आपको बात बता दूं, एजेंसियां यदि कोई गलत काम करती हैं या कोई भी आदमी जो है गलत काम करता है तो निश्चित रूप से न्यायालय उसके लिए खुला हुआ है। पिछली बार भी वो कह रहे थे कि लगातार आप इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि 2013 और 2014 और यहां तक कि 2012 का एंड आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों ऑर्डर जो है केंद्र सरकार के विपरीत थे और वही जहां पर जो है केंद्र सरकार के विपरीत होने के साथ साथ जो पार्लियामेंट थी वहां पर जो है इनके मंत्रियों ने कहा कि संवैधानिक एजेंसियों पर ही प्रश्न उठा दिए कि जो है ये कह रहे हैं कि संवैधानिक एजेंसी को यूज कर रहे हैं। इन्होंने संवैधानिक एजेंसी को यूज करने के साथ साथ देखिए सीबीआई को तोता कब कहा और उसके बाद आज तक कोई। ठीक है जोशी जी मैं आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ललित वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं? ललित, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, हमारे साथ एडवोकेट पीसी भंडारी जी जुड़ गए हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। भंडारी जी, मंगलवार को जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि फैसला दिया जाएगा, आज एक बार फिर से सुनवाई हो रही, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, एक एप्लीकेशन लगाई है पायलट ग्रुप ने
कि इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया जाए। ये ऑब्जेक्शन शुरू से हम कर रहे हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाए बिना याचिका नहीं चल सकती है। और जो परसों याचिका जो एप्लीकेशन पेश की गई है उसमें 2 पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक पैरा तो उन्होंने ये लिखा है कि रिक्वायर्ड इसे बनाते हैं इसको, और अगर पार्टी नहीं बनाया गया तो बहुत लॉस होगा। ये 2 बातें उन्होंने इसके अंदर लिखी है। ये मैं ये कह रहा हूँ अगर ये था तो फिर मेंटेनेबल कैसे थी है? एप्लीकेशन में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि पार्टी पहले क्यों नहीं बनाया जा सका। कई बार हम लिखते हैं साहब गलती से रह गया, नहीं बना पाए हैं, या ज़रूरत नहीं थी, अब ज़रूरत महसूस हो रही है, ऐसा लिखा नहीं गया है। अब इसके 2-3 परिणाम हो सकते हैं। या तो कोर्ट इसको डिसमिस कर देगा एप्लीकेशन को, या ये कह सकता है कि भाई ठीक है जवाब के टाइम देते हैं, और जवाब के टाइम देंगे तो उसके बाद में टाइम जा सकता है। या तीसरा ये होता है वो बहस सुनकर इसको अलाउ कर दें, अमेंड करने के लिए ऑर्डर कर दें, और उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया के वकील को बुला करके इसको सुन भी सकते हैं और आज फैसला कर भी सकते हैं। और या अगर यूनियन ऑफ इंडिया के वकील कहते हैं हम टाइम के हमें जवाब देना, टाइम दीजिए, हम बाद में बहस करेंगे, तो इसको कोर्ट एडजॉर्न भी कर सकता है। लेकिन अगर मान लो इनकी एप्लीकेशन अगर स्टेट में खारिज भी कर देते हैं तो भी जरूरी नहीं कि ये डेट खारिज जाएगी, क्यों हाई कोर्ट ये कह सकता है कि ये जो इन्होंने पार्टी बनाया इसलिए इस पॉइंट को हम डील विद नहीं कर रहे हैं, लेकिन नोटिस वाले पॉइंट को डील विद करके वो कुछ फैसला दे सकते हैं अगर चाहे तो। भंडारी जी, एक सवाल मेरा ये भी था, यदि आज याचिका खारिज हो जाती है, जो प्रार्थना पत्र लगाया गया है वो खारिज हो जाती है, तो क्या फैसला आज ही आने की संभावना है? आज मैं वही कह रहा हूँ, आ सकता है ना, वो चूंकि फैसला काफी लिखाई देते हैं। अब ये नई बात है तो नीचे ये बातें लिख करके उसको डिसाइड कर सकते हैं वो। जी, हमारे साथ पीसी भंडारी जी थे, लवीना, और उनका ये कहना है कि यदि ये प्रार्थना पत्र खारिज होता है तो ऐसे में जो फैसला है वह आज आने की संभावना है। यदि प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है और जो केंद्र सरकार के अधिवक्ता की ओर से अगर समय मांगा जाता है तो ये जो मामला है वह आगे की सुनवाई तक भी टल सकता है। जी लवीना। बिल्कुल ललित, देखना होगा कि ये स्थिति कब क्लियर हो पाती है। पंकज जोशी जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात अब पूरी कर लीजिए। देखिए, मैंने यही कहा कि जो चीजें जो लगातार प्रश्न उठा रहे हैं तो यदि कोई एजेंसीज ऐसा काम करती हैं, और खास करके जो है फाइनेंशियल एक्ट जो बिल होता है हर एक साल आता है, एक फाइनेंस बिल ऐसा है जो हर एक साल जो है पार्लियामेंट में रखा जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग, मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि सैकड़ों जो है बेसिकली जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो लगातार जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं यदि कोई ऐसी ग्रीवेंसेस हैं, यदि ऐसी कोई चीजें हैं तो आप वहां जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इन चीजों पे एक आम आदमी पे भी जब इंक्वायरीज होती हैं, इन पे भी होती हैं, तो इन चीजों को इस पे नहीं लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि वो कोई पुराने मामले चल रहे हैं उस पे यदि अभी कार्रवाई होती है तो कार्रवाई अब हो या बाद में हो, मैं कह रहा हूं उससे क्या फर्क पड़ेगा। आपने कार्रवाई की, उस लगभग 25 से 35 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा आपसे नहीं सुलझा, ये 6 साल की सरकार में सुलझ गया। 370 का मुद्दा आपसे 40-50 सालों में नहीं सुलझा, यहां 6 साल की सरकार में सुलझ गया। उन पे बात नहीं करते, लेकिन बात किस पे करते हैं कि जो व्यक्तिगत जो कार्रवाइयां होती है उन पे जरूर बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके व्यक्ति जो है उसकी उसमें आते हैं। अब ये कहते हैं हमारे ट्रस्टों की जांच मत कीजिए, हमारी इनकी जांच मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि आज तक यदि कोई भी फैसला माननीय कोर्ट के मार्फत गए हों और उसके बाद यदि सरकार को आदेश दिए हो, नहीं माना हो तो बताएं, और हम आपको बता दें कि हम ही नहीं बल्कि आप देखिए जनता 2012 से लेकर जोशी जी, माफ कीजिए, एक बार आपको फिर से मैं रोकना चाहूंगी। ललित के पास कोई अपडेट है? ललित, एक मिनट, प्रतीक जी कासलीवाल आ गए हैं, उनसे ही जाना चाहिए सर क्या कुछ रहने वाला है आज? उम्मीद तो यह है कि मैटर सबसे पहले है जिस हेड के अंदर आ रहा है वो हेड है रिप्लाई नोट फाइल कैटेगरी में, तो फाइनल ऑर्डर आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि एक एप्लीकेशन पेंडिंग है यूनियन को पार्टी बनाने की, तो हो सकता है कोर्ट कहीं ना कहीं उस पर सुनवाई करे। उम्मीद कम लग रही है, जजमेंट आएगा, पूरी फाइनल ऑर्डर आने की उम्मीद कम है। लेकिन प्रतीक जी, अगर अपोज करेंगे इस एप्लीकेशन को, जो बिल्कुल वो एप्लीकेशन इस स्टेज पे अलाउ, हमने खुद ने ऑब्जेक्ट किया है कि यूनियन को पार्टी क्यों नहीं बनाया, तो यूनियन को पार्टी बनाना चाहिए। और बट इस स्टेज पे अगर आप मूव कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं एक्सपोज फैक्टर, जब पूरी हियरिंग होगी, अगर यूनियन को पार्टी बना दे तो यूनियन का पक्ष भी सुनना पड़ेगा, तो फिर कब जाकर के फाइनल ऑर्डर पास होगा? उम्मीद कम लग रही है, कम लग रही है। प्रतीक जी, अगर इस प्रार्थना पत्र को, प्रतीक जी यदि प्रतीक जी अगर इस प्रार्थना पत्र को अगर अस्वीकार किया जाता है क्या कुछ रहेगा? प्रतीक जी
यदि इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है क्या रहेगा? एक मिनट, आप बताएं कि क्या होगा? आज संभावनाएं फाइनल ऑर्डर आने की कम लग रही है, क्योंकि एक एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट के समक्ष, जिसमें यूनियन को पार्टी बनाने के लिए लगाया गया है, और जिस कैटेगरी में मैटर आ रहा है वो रिप्लाई नॉट फाइल की कैटेगरी में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर यूनियन को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन मंजूर होती है तो यूनियन को अवसर देना पड़ेगा उनके क्या उनका पहलू है इस पूरे मसले पे, और इन सब घटनाक्रम को देखते हुए संभावनाएं कम नजर आ रही है। प्रतीक जी, अगर माने ये प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है क्या कुछ रहने वाला है? प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है तो वो तो वायरीज पे फिर इशू आएगा कि क्या वायरीज जो है वो चैलेंज कर सकते हैं बिना यूनियन को पार्टी बनाए। तो अगर प्रार्थना पत्र स्वीकार है तो आज संभावना कम है? फिर कम है, क्योंकि फिर यूनियन अपना पक्ष रखेगा, इसलिए संभावनाएं कम नजर आती हैं फाइनल ऑर्डर होने की। फाइनल ऑर्डर होने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। जो विधानसभा स्पीकर के अधिवक्ता हैं प्रतीक कासलीवाल, उनका भी ये कहना है कि यदि इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे में उनकी ओर से जवाब पेश करने के लिए समय लिया जाएगा। तो ऐसे में एक बार फिर से इस मामले पर जो संभावना है लवीना वो कम है कि आज फैसला है। बिल्कुल ललित, आप बने रहिए, कोई और अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। जैन साहब, अब मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगी। देखिए, ये बार बार सामने आ रहा है कि जो फैसला है वो आज नहीं आ पाएगा, ये मामला और लंबा जा सकता है। लेकिन अगर अब चूंकि पायलट गुट जो है उन्होंने पार्टी जो पक्षकार बनाने की अब बात सामने आई है, तो क्या इसको ऐसे समझा जाए कि दावपेच समझने में कोई चूक हुई पायलट गुट की ओर से, या फिर ये भी कोई स्ट्रैटेजी है कि अब जाकर पक्षकार बनाया गया है? देखिए, ये सारी स्थिति तब पैदा होती है जब प्रथम दृष्टिया ये मान ले कि ये मामला सुनवाई के योग्य है, अर्थात इसको एडमिट कर ले। आज एडमिशन की कैटेगरी में है। अगर कोर्ट शुरू में ही ये मान लेती है कि ये मामला सुनवाई योग्य है ही नहीं, एडमिशन के लायक ही नहीं है, तो उसके बाद पक्षकार बना है या नहीं बना है, या किसी ने एप्लीकेशन अब दी है या किसी ने बाद में दी, वो सब बेमानी हो जाती है। तो आज सब कुछ निर्भर है कि न्यायालय क्या व्यू लेता है। अगर अभी भी कोई ये फाइनल ऑर्डर पास नहीं करता कि हम इसको सुनवाई के लिए एडमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तो ये प्रार्थना पत्र सारे लगते रहेंगे और इनको डिसाइड करना होगा। परंतु इससे पहले ही, क्योंकि 4 दिन कोर्ट ने सुनवाई की है, 3 दिन सुनवाई की है, तो कोर्ट ये कह सकता है कि हम इस मामले को सुनवाई के योग्य ही नहीं मानते, क्योंकि बार बार स्पीकर का जो पक्ष है उनका ये कहना है कि इस कोर्ट को ये मामला सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी स्पीकर ने कोई आदेश ही पारित नहीं किया, और जो पुराने जजमेंट है वो कहते हैं कि अंतरिम स्तर पर स्पीकर के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार न्यायालय को नहीं। यदि इस तर्क से कोर्ट सहमत है और इस कोर्ट को मान लेता है तो आज हो सकता है इस पिटीशन को डिसमिस कर दे। परंतु यदि इस तर्क को नहीं मानता है और कोई इसमें डिस्टिंग्विश करता है कि जो पुराने मामले हैं उनके तथ्य कुछ और थे और इस मामले के तथ्य कुछ और है, परिस्थिति में यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने वाली एप्लीकेशन भी सुनी जाएगी, इसके पश्चात पक्षकार बने हैं उनकी बात भी सुनी जाएगी, और भी कोई बात आती वो भी सुनी जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति तो बड़ा एक ये डिलेमा है, डाइल्यूट सी स्टेज है कि नहीं जानते कि कोर्ट क्या करने वाली है और कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि सामान्यतः एडमिशन के लिए इतना लंबा समय लगता नहीं है। अगर केस लायक है सुना जाता है, कानूनन सुनने लायक है, नहीं हो तो उसको उस स्टेज पर डिसमिस कर दिया जाता है। अब 4 दिन सुनवाई के बाद भी अगर ये तय नहीं हो पाए कि कोर्ट से मामला न्यायालय के सुनने लायक या न्यायालय के विचार में है या नहीं है, तो फिर इसके तो कोर्ट ही कुछ कह सकती है, क्योंकि अभी सबसे पहले ये तय होगा कि ये मामला सुनने लायक है अथवा नहीं। बिल्कुल, देखिए, और यही जो दावपेच है वो सुलझ जाए इसकी अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जनता का भी सवाल यहाँ पर हो गया है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता सुशांत पारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है वो सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। होटल फेयरमाउंट में बिगड़ी विधायक बाबूलाल की तबीयत कठुमर। विधायक बाबूलाल को एसएमएस अस्पताल लाया गया। एसएमएस की आईसीयू में विधायक को भर्ती कराया गया है। विधायक को बताई जा रही सांस लेने में दिक्कत। विधायक का सैंपल कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, होटल फेयरमाउंट में विधायकों की बाड़ेबंदी लगातार जारी है और इसी बीच एक विधायक की तबीयत खराब है, उसकी खबर सामने आ रही है।